हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने उठाया है राजनीति विज्ञान को। पहला अध्याय उसका जो है नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का जो पहला भाग है वो हम लोग देख चुके हैं। श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरणों से हमने सत्ता की साझेदारी को समझा था। आज हम भाग 2 में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और इसकी भागीदारी के स्वरूप क्या हो सकते हैं, मतलब सत्ता की जो साझेदारी है वह किस किस तरह से हो सकती है, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। अच्छा, अब आप लोगों को सत्ता का जो अर्थ है वो तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सत्ता वह आचरण है जो शासक और शासित के मध्य स्थापित होता है और शक्ति के प्रयोग को कानूनन रूप देता है। वह कहलाता है सत्ता, मतलब शासन करना। एक तरह से अगर हम इसको और सरल करके देखें तो हमारे देश में हम देखते हैं कि चुनाव के बाद मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये बनते हैं ना, तो बस मंत्री प्रधानमंत्री बनकर इनके पदों की शक्ति का प्रयोग करना ही सत्ता कहलाता है। और इस सत्ता में यदि एक ही जाति, एक ही धर्म के मंत्री हो जाएंगे तो वे केवल अपनी जाति, अपने धर्म का भला करेंगे। इसलिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी नागरिकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनमें बेगानापन या देश के प्रति परायपन का एहसास न हो। बस कुल जमा बात यह है। तो चलिए फिर भी पाठ्यक्रम की दृष्टि से हम समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसके 2 तर्क दिए गए हैं, उनको समझते हैं। पहला तर्क है युक्तिपरक और दूसरा है नैतिक। चलिए देखते हैं और समझते हैं। कक्षा 10 सत्ता की साझेदारी और इसका दूसरा भाग हम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता के साझेदारी के रूप। जब हम सत्ता की साझेदारी के रूप बोलते हैं मतलब कितने प्रकार से सत्ता की साझेदारी की जा सकती है, मतलब शासन में किस किस जाति धर्म के लोग होंगे, कैसे होंगे, वह उसका स्वरूप कैसा होगा, इसको जानेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले हम देखते हैं कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। ये जो दोनों नक्शे हैं इनसे आप भली भांति परिचित हो। ये जो है ये आपको बेल्जियम दिख रहा है, ये यूरोपीय देश है एक, और ये आपको दिख रहा है श्रीलंका जो कि एक एशियाई देश है। तो इन दोनों देशों के माध्यम से हमने सत्ता की साझेदारी को समझा था। हमने सबसे पहले बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को देखा और वहाँ पर उन परिस्थितियों को, उन स्थितियों को वहाँ के लीडर्स ने समझा और समझदारी से निर्णय लिया। और चाहे वो डच भाषी लोग हों या फ्रेंच भाषी लोग हों या 1% में जर्मन भाषी लोग हों, सबको सत्ता में अपनी बात रखने का, प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मतलब बेल्जियम ने सत्ता का बंटवारा कर दिया और वास्तविक लोकतंत्र स्थापित कर दिया, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण वहां पर तनाव उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से उसको सन 2009 तक गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, जबकि उसकी आज़ादी 1948 में हो चुकी थी। तो इस तरह से श्रीलंका को सत्ता की साझेदारी नहीं करने का खामियाजा भोगना पड़ा। चलिए आज हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सबसे पहले पहला तर्क, चित्र आपको सामने दिख रहे हैं, नंबर 1 टुगेदर, नंबर 2 और नंबर 3। तो टुगेदर मतलब समन्वय। सबसे पहले हम समन्वय की बात करते हैं कि जब सत्ता में साझेदारी होती है तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव समाप्त हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है। सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। दूसरी बात आती है राजनीतिक स्थिरता कायम रहती है। किसी भी तरह की जो सत्ता रहती है वह निर्विघ्न होकर बगैर किसी टेंशन के अपना काम करती है देश के विकास का। उसको फिर ये चीज़ दिमाग में नहीं होती कि आप किसी पर्टिकुलर एक वर्ग या एक समूह के पक्ष में काम कर रहे हो और बार बार उस संदर्भ में उसको जवाब देना पड़े। राजनीतिक स्थिरता कायम हो जाती है और देश में एकता और अखंडता बनी रहती है। कोई भी देश के बंटवारे की बात कर ही नहीं सकता है। जैसे बेल्जियम ने, ना तो डचों ने बोला ना फ्रेंचीज ने बोला कि देश का बंटवारा करो, लेकिन श्रीलंका में ऐसा हुआ।
तो ये जो पहला तर्क है ये कहलाता है युक्तिपरक तर्क। युक्तिपरक तर्क क्यों कहते हैं इसको? इसलिए क्योंकि इसमें हानि और लाभ का आकलन किया जाता है। यहाँ पर बेल्जियम में युक्तिपरक तर्क को अपनाया गया और हानि और लाभ का आकलन कैसे किया कि यदि हमने डचों को ही केवल प्राथमिकता दी तो फ्रेंच नाराज हो जाएंगे। फ्रेंच अगर नाराज हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? देश का बंटवारा हो सकता है, देश विभाजित हो सकता है। तो इन्होंने ये देख लिया कि ये हमको नुकसान हो जाएगा, इसलिए सत्ता की साझेदारी तर्कसंगत तरीके से कर दिया जाए, युक्तिपरक तरीके से कर दिया जाए ताकि देश का नुकसान ना हो। दूसरा तर्क होता है नैतिक तर्क। इसमें क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब सत्ता की साझेदारी जो है वह लोकतांत्रिक तरीके से की जाती है, एक संविधान के द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जो है वह जनता का ही शासन होता है और जनता का शासन होने के कारण उसमें नागरिकों की भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी, सत्ता की वैधता उतनी ज़्यादा बनी रहेगी। जैसे हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ खुद राजा बन बैठे थे, मतलब उसकी सत्ता की वैधता नहीं थी, जबकि हमारे देश में देश की जनता के द्वारा बहुमत से फैसला लिया जाता है और सारे नागरिक बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के मत देते हैं, वोट देते हैं, फिर राजा या शासक चुना जाता है और वह शासक फिर सत्ता का उपयोग करते हुए देश को आगे बढ़ाता है। इस तरह से भारत देश की सत्ता की वैधता कायम रहती है। इस तर्क को हम बोलते हैं नैतिकता का तर्क। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत जो फैसले लिए जाते हैं वह नैतिकता के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये दोनों तर्क आपके सामने हैं, पहला युक्तिपरक तर्क और दूसरा नैतिक तर्क। यदि आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, जवाब दीजिए, तो आप इसके चाहे पहला तर्क दे दो या दूसरा तर्क दो, और यदि दोनों तर्क पूछ लेते हैं तो आप दोनों तर्क दे सकते हैं। पहला तर्क जो है वह युक्तिपरक तर्क है, मतलब हानि और लाभ का आकलन करके दिया जाता है, जैसे बेल्जियम में किया गया। और दूसरा तर्क जो है वह लोकतांत्रिक माध्यम से दिया जाता है, जैसे कि हमारे देश भारत में है। सत्ता की साझेदारी के दोनों तर्कों को हमने देखा और समझा, हानि और लाभ वाले तर्क को भी देखा और नैतिकता के आधार पर जनता का सम्मान रखने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला तर्क भी देखा। अब हम एक और देश की बात करेंगे, लेकिन एक कहानी के माध्यम से। यह कहानी सुना रहे हैं बैताल, जो कि विक्रम की पीठ पर बैठे होते हैं, और कहानी का नाम है खलील की उलझन। चलिए देखते हैं आखिर इस कहानी में सत्ता की साझेदारी किस तरह से की गई है। चलिए देखते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है खलील की उलझन। जैसा कि अक्सर होता आया है, इस बार भी विक्रम जो है रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बैताल उसकी पीठ पर बैठा था। बैताल को ये लगता है कि रात ज़्यादा हो रही है, विक्रम को नींद ना आ जाए, तो चलो एक कहानी सुनाते हैं इसको। कहानी कुछ इस प्रकार है। बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था और उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ईसाई धर्म के ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय के थे, जबकि उसकी माँ इस्लाम धर्म के अंतर्गत मुसलमान थी और सुन्नी संप्रदाय से थी। हालांकि किसी आधुनिक शहर में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि लेबनान जो है वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और वहाँ पर बस जाया करते थे, वहाँ की राजधानी बैरूत में। वे साथ साथ रहते तो मेलजोल बढ़ जाता और मेलजोल बढ़ता तो बात शादी ब्याह तक पहुँच जाती। लेकिन जब गृह युद्ध होता तो वे एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे। ऐसी ही एक लड़ाई में खलील का चाचा मारा गया था। जब यह गृह युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ के जो लीडर्स थे, वहाँ के जो नेता थे, उन्होंने मंत्रणा शुरू की। मिल बैठकर उन्होंने चर्चा की कि बार बार का जो गृह युद्ध है, बार बार की लड़ाइयाँ हैं, इससे तो बहुत नुकसान होता है। चलो कुछ बुनियादी नियम तैयार कर लेते हैं, उसके आधार पर हम इस देश को चलाएंगे। और इन नियमों के अनुसार यह तय हुआ। क्या तय हुआ? चलिए देखते हैं। लेबनान की सत्ता व्यवस्था कैसी होना चाहिए। इन नियमों में जब लेबनान की सत्ता व्यवस्था सामने आई तो देखा गया कि लेबनान का जो राष्ट्रपति है वह मेरोनाइट पंथ का कैथोलिक होगा। मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए एक ईसाई व्यक्ति को तय कर दिया गया कि इस संप्रदाय, मेरोनाइट संप्रदाय या पंथ का व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनेगा।
जबकि प्रधानमंत्री की बात आई तो यह तय हुआ कि केवल सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब यहाँ पर ईसाई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और मुसलमान राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बात आती है उप प्रधानमंत्री की, तो उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए आरक्षित किया गया और लोकसभा मतलब संसद का अध्यक्ष पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। तो इस तरह से जो ईसाई और जो मुसलमान अपने अपने पंथ और संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ते थे, इन चारों को अलग अलग सीट दे दी गई और ये तय हो गया कि अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और संसद का अध्यक्ष इस संप्रदाय से होंगे। और साथ में एक और बात पर सहमति बनी, वो ये बनी कि ये जो लेबनान है, यहाँ पर ये आपको ब्लिंक करता हुआ ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो लेबनान है, इस देश के ईसाई कभी भी अब आगे जाकर फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि फ्रांस लेबनान में आकर हस्तक्षेप करे, जबकि मुसलमानों को भी ये प्रॉमिस करना पड़ा कि वे उनके पड़ोसी देश सीरिया से एकीकरण की मांग को छोड़ देंगे। तो इस तरह से मुसलमान और ईसाइयों में समझौता हो गया। और जब यह समझौता हुआ था उस समय ईसाई और मुसलमानों की जो संख्या थी वह बराबर बराबर थी। मुसलमान भी उतने ही थे जितने कि ईसाई थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, वे स्पष्ट बहुमत में आ गए। इसके बावजूद भी वहाँ के मुस्लिम्स इस बात को नहीं बोलते कि हमारी संख्या ज़्यादा है तो राष्ट्रपति हमारा होना चाहिए। वे उस समझौते का आदर करते हैं और उसको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन खलील जो है उसको इस समझौते में गड़बड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति है। इस व्यवस्था से वह संतुष्ट नहीं है। इस व्यवस्था के आधार पर वह कभी भी सबसे बड़े पद मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा भाई वो? क्योंकि वह नास्तिक है। वह ना तो माँ के मुसलमान धर्म को मानता है, ना ही पिता के ईसाई धर्म को मानता है। तो अब ऐसे में उसको इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। उसको ये लगता है कि यार लोकतंत्र जैसे होते हैं सामान्य कि आप चुनाव कराओ, सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी दो, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो राष्ट्रपति बन जाएगा, भले वो ईसाई हो या मुसलमान हो। जब खलील ये बात उस देश के बड़े बुज़ुर्गों से बोलता है तो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, भाई खलील मियाँ, इस तरह की बातों को तुम दिमाग से निकाल दो। हमने देखा है गृह युद्ध का वो दौर जिसमें लोग एक दूसरे को मारते काटते थे, तुम्हारा चाचा भी तो मारा गया था ना इसी में। भाई ये सब छोड़ो, जो व्यवस्था चल रही है उसको चलने दो, इसी में शांति की गारंटी है। लेकिन खलील को ये चीज़ पसंद नहीं है। कहानी ख़त्म नहीं होती है। बैताल और विक्रम आकर टीवी टावर के पास थोड़ा रुकते हैं और विक्रम से बैताल सवाल पूछता है कि विक्रम, अगर लेबनान का कानून फिर से लिखने का यदि कोई अधिकार तुमको मिल जाए तो तुम क्या करोगे? वही पुरानी व्यवस्था चलने दोगे या खलील के अनुसार कुछ नया समझौता करोगे? देखो विक्रम, अगर जवाब आता है और जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारी मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। ये तो हो गई विक्रम की बात। विक्रम ने बैताल को क्या जवाब दिया होगा, चलिए आप लोग विक्रम की मदद ज़रूर कीजिए। इस मदद के लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना जवाब देना है कि विक्रम बैताल को क्या जवाब देगा। चलिए अब हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या हैं। चलो, सत्ता की साझेदारी के रूप मतलब सत्ता में साझेदारी किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पर दो रूप आप लोग देख चुके हो। पहला आपने देखा बेल्जियम का और दूसरा स्वरूप आपने देखा लेबनान का। तो ये तो उनके देश की व्यवस्था थी, लेकिन सत्ता की साझेदारी के जो सार्वभौमिक स्वरूप हैं, जो संवैधानिक स्वरूप है लोकतांत्रिक माध्यम से, वो क्या है, चलिए हम उसको देखते हैं। पुराने समय में एक मान्यता थी कि सत्ता में जितने ज़्यादा लोग शामिल होंगे सत्ता में उतनी गड़बड़ी होगी और फैसले लेने में देरी होगी, और इसीलिए सत्ता में केवल एक व्यक्ति की चलती थी, मेरा वचन ही शासन, मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन जब समय बदलता गया और आधुनिक समय आया जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी गई, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता में साझेदारी के विचार को रखा गया। और जब विचार को रखा गया तो सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर
सत्ता में साझेदारी दी कैसे जाए। भाई बेल्जियम की अपनी प्रॉब्लम थी, लेबनान की अपनी समस्या थी, लेकिन जहां पर किसी तरह की समस्या ना हो या थोड़ी बहुत समस्या हो तो लोगों को सत्ता में भागीदार कैसे बनाया जाए। चलिए हम इसको देखते हैं और समझते हैं। पुराने समय में तर्क यही दिया जाता था कि सत्ता में अगर हमने किसी को साझीदार बना लिया तो फैसले में देरी होगी, आपस में झगड़े बढ़ने की संभावना होगी। और हमने देखा भी है, पिछले साल 9th में जब हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जब डायरेक्टरी का शासन आया था तो डायरेक्टरी का शासन इसलिए बनाया गया था ताकि किसी एक व्यक्ति की मनमानी ना हो, लेकिन डायरेक्टरी के लोग आपस में झगड़ा करने लगते थे। इसलिए लोग ये कहते थे कि भैया सत्ता में भागीदारी की बातें छोड़ो। लेकिन फिर भी इस धारणा के विरुद्ध नया विचार जो आया वह सत्ता की भागीदारी के रूप में आया, सत्ता की साझेदारी के रूप में आया। और वो कैसे आया? वह आया लोकतंत्र के माध्यम से, मतलब सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसा बुनियादी सिद्धांत है जिसमें राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वह जनता ही होती है। जनता ही सर्वे सर्वा होती है, जनता ही शासक चुनती है, जनता ही संस्थाओं को चलाती है, मतलब जनता ही शासक होती है। और एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के सभी समूहों को, सभी विचारों को सम्मान भी दिया जाता है। उनकी बातों को सार्वजनिक नीतियों में शामिल भी किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि केवल सिंघलियों की बात सुनी जाए और तमिलों को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की राजनीतिक हिस्सेदारी हो। तो चलिए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों से समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक माध्यम में कैसे की जाती है। सबसे पहले देखते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण में क्या होता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। विधायिका मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, वे विधायिका में जाते हैं। इस विधायिका के सदस्य अपने लिए एक नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री कहलाता है। फिर प्रधानमंत्री अलग अलग जाति धर्म समूहों से अपनी पार्टी के मंत्री चुनते हैं, वह मंत्रिमंडल कहलाता है। फिर ये पूरी कार्यपालिका जो है न्यायपालिका का गठन करती है और फिर ये न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका को नियंत्रित करती है। तो इस तरह से सत्ता का क्षैतिज बंटवारा होता है, मतलब सभी अंगों को बराबर बराबर पोषण दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। सत्ता के क्षैतिज वितरण से लाभ क्या है, चलिए उसको देखते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण से लाभ की अगर हम बात करें तो पहला लाभ ये होता है कि सरकार के जो अलग अलग अंग हैं वो एक ही लेवल पर रहकर काम करते हैं और अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं। उनके कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन उनके पास पावर बराबर होती है। इसके अलावा दूसरा लाभ अगर हम देखें तो सत्ता का कोई भी अंग असीमित उपयोग नहीं कर सकता। जैसे कि हमने पहले भाग में देखा कि एक ही स्तर पर ये अंग होते हैं और अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और सबकी शक्तियां अलग अलग क्षेत्र में होती हैं, लेकिन कोई भी अंग अपनी शक्ति का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश बनाए रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है और इस तरह से इनके बीच में बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। और इसीलिए हम इसको सत्ता की क्षैतिज व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अब ये नियंत्रण और संतुलन बनता कैसे है, इसमें होता क्या है, पिछले क्लासेस में हमने देखा भी है कि जो कार्यपालिका होती है एक्चुअल में सत्ता का वास्तविक उपयोग यही करती है। विधायिका में तो सारे प्रतिनिधि चुनकर पहुंच जाते हैं, फिर वे प्रतिनिधि कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। यह कार्यपालिका फिर क्या करती है, सत्ता का उपयोग करती है। लेकिन कार्यपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती, यह भी संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। मतलब कार्यपालिका के ऊपर संसद का नियंत्रण होता है। जब तक कार्यपालिका पर संसद का भरोसा होता है तब तक कार्यपालिका कार्य करती है, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से कार्यपालिका संसद के अधीन काम करती है और कार्यपालिका गठन करती है न्यायपालिका का। और फिर ये न्यायपालिका विधायिका
और कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है, उन पर अंकुश बनाए रखती है कि आप अपने कानूनों की हद में रहकर ही काम करेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप जाते हो तो कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देने के लिए बाध्य रहेगा और उसको इन कार्यपालिका और विधायिका को मानना होगा। ये बात हमारे संविधान में लिखी हुई है, इसलिए हम इसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण मतलब एक दूसरे के बराबरी पे खड़े थे अभी ये लोग। यही व्यवस्था केंद्र सरकार में होती है, यही व्यवस्था राज्य सरकार में होती है और यही व्यवस्था लगभग स्थानीय स्वशासन में भी देखी जाती है। अब बात करते हैं सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की बात की जाती है। आपको पता है केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फिर होती है राज्य सरकारें, जैसे हमारा राज्य है मध्य प्रदेश और उसके मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और स्थानीय निकायों की जब बात होती है तो स्थानीय निकाय का मतलब क्या होता है? हमारी ग्राम पंचायतें, हमारी जनपद पंचायतें, जिला पंचायतें और नगरीय सरकारें। अच्छा, ये सब होता क्यों है? आप खुद सोचिए कि यदि हम दिल्ली की बात करें कि हमारा जो देश की राजधानी है वो दिल्ली है और आप कहाँ रहते हैं, वहाँ से दिल्ली कितनी दूर है? क्या हर व्यक्ति को दिल्ली काम के लिए जाना मुफीद लगेगा, आसान रहेगा? नहीं। इसीलिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी संकल्पना लाई गई। साथ में गांव के आदमी को बार बार राज्य की राजधानी जाना ना पड़े, इसके लिए स्थानीय निकायों की व्यवस्था की गई। तो यह कहलाया सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। आगे देखते हैं। इस तरह से काम करता है वो कि पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो गई, जिसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होता है। फिर अलग अलग प्रांत होते हैं जिनको क्षेत्रीय सरकार भी कहते हैं, प्रांतीय सरकार भी कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश भारत में इनको क्या बोलते हैं? राज्य सरकार। हमारे देश भारत में इनको राज्य सरकार का नाम देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार। ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें, 29 राज्य सरकारों के नाम देते हैं। लेकिन इन राज्य सरकारों में सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार। तो ये केंद्र सरकार हो गई नंबर 1, सबसे ऊपर। केंद्र सरकार के बाद आई राज्य सरकार है। लेकिन ऐसा बंटवारा सभी देशों में हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर राज्य सरकारें नहीं होती, केंद्र सरकार ही होती है। जैसे वेटिकन सिटी एक देश है। कई देश ऐसे होते हैं जहां पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती। लेकिन हमारा देश ऐसा है जहां पर दोनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और इसके साथ साथ स्थानीय निकाय की व्यवस्था भी है। अब सत्ता का बंटवारा कैसे हो इनमें? तो सत्ता का बंटवारा करने के लिए हमारे देश में स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख है कि केंद्र सरकार को किन विषयों पर काम करना है और राज्य सरकार को किन विषयों पर काम करना है। मतलब सत्ता के विषयों का बंटवारा कि आपको खेती पे काम करना है, आपकी पुलिसिंग व्यवस्था अलग होगी, लेकिन देश के रक्षा की बात होगी तो वो केंद्र सरकार देखेगी, रेलवे की बात होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और विदेशी मामलों की बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन यदि एजुकेशन की बात होगी तो चलो स्टेट गवर्नमेंट भी देख लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख लेगी। तो इस तरह से विषयों को अलग अलग बांट दिया गया है। बेल्जियम में इस तरह के बंटवारे का काम हुआ था, ये हमको पता है। जब बेल्जियम में सत्ता के बंटवारे का काम हुआ था तो बेल्जियम में खुशियां आई थी। बेल्जियम को किसी भी तरह के तनाव से होकर नहीं गुजरना पड़ा था, जबकि श्रीलंका को गृह युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ी थी। राज्य सरकारों के अलावा एक और सरकार होती है जिसकी बात मैंने की, वह कहलाती है स्थानीय निकाय की सरकार, जिसमें नगर पालिका और पंचायतें भी शामिल होती हैं। तो इस तरह से उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का जो बंटवारा किया जाता है वह कहलाता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो आ रहा है वो महत्वपूर्ण, उसको आप ध्यान से देखिएगा। सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा कैसे होता है? होता क्या है, जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में अलग अलग भाषा के लोग थे, डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा बोलने वाले, और उनकी अपनी अपनी सरकारें बनाने का वहाँ पर प्रावधान संविधान में कर दिया गया था। इसी तरह से समाज में भी अलग अलग सामाजिक समूह होते हैं।
जैसे महिलाएं होती हैं, इसके अलावा अल्पसंख्यक और अन्य सामाजिक रूप से कमज़ोर, ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको भी सत्ता में साझेदारी दी जानी चाहिए। कैसे? इस तरह से, मतलब बैलेंस बना होना चाहिए कि सत्ता का बंटवारा अलग अलग सामाजिक समूहों जैसे भाषाई या धार्मिक आधार पर भी हो सकता है, जैसा कि बेल्जियम में हुआ था जिसको हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसमें उन्होंने जर्मन्स को, फ्रेंच को, डचेस को अपनी अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को बचाने के लिए सामुदायिक सरकार बनाने का मौका दिया। ऐसे ही कुछ देशों में संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया है। क्या प्रावधान? कि जो कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा तबका है, जो महिलाएं हैं, उनको आरक्षण देकर संविधान के माध्यम से सत्ता में साझेदारी दी जाए, सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए। आप लोग देखते हैं कि शिक्षा विभाग में 50% हिस्सेदारी महिलाओं को दी गई है, पुलिस विभाग में 33% हिस्सेदारी की बात की गई है। तो मतलब महिलाओं को प्रशासन में भी और सरकारों में भी साझेदारी दी जा रही है, हिस्सेदारी दी जा रही है, ताकि महिलाओं के हितों का भी संरक्षण हो सके। इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए भी विशेष प्रावधानों के माध्यम से उनको सत्ता में भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाता है। ये बात हम लोगों ने पिछले साल पढ़ चुके हैं, जब चुनाव वाला अध्याय पढ़ रहे थे ना 9th क्लास में, तब हमने देखा था कि किस तरह से सत्ता की साझेदारी की जाती है। चलिए अब हम अंतिम व्यवस्था देखते हैं सत्ता की साझेदारी का, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की भागीदारी होती है। अच्छा, इतना सब करने के बाद भी सत्ता का क्षैतिज वितरण हो गया, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया, लगभग सभी समूहों का वहाँ पर हमने विशेष प्रावधानों के माध्यम से हिस्सेदारी भी कर दी। तब भी कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा अपनी सरकार बना ली जाती है। ऐसी स्थिति में बनी हुई या चुनी हुई सरकार अपनी सत्ता का इस्तेमाल या अपनी सत्ता का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए अलग अलग राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की भागीदारी भी तय की जाती है। होता क्या है इसमें कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में देख सकते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें सरकार ने कुछ बातें तय की जिस पर कुछ लोगों की सहमति नहीं है, तो वे सरकार के ऊपर दबाव बनाकर ये चाहते हैं कि इसमें हमारी सहमतियों को भी शामिल किया जाए। इस तरह से दबाव समूह या आंदोलन के द्वारा भी सत्ता में भागीदारी की जा सकती है। इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है, वह तरीका ये होता है कि लोकतंत्र में सत्ता के जो दावेदार हैं उनका विकल्प जनता के सामने मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस समय भारत देश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जो चुनाव पूर्व गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग या एनडीए के नाम से है। तो ये अभी बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों के सामने अन्य विकल्प भी मौजूद हैं कि यदि इस पार्टी के द्वारा सही तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए यदि कार्य नहीं किया जाता तो जनता के सामने ये और भी विकल्प मौजूद हैं। इन विकल्पों में से वह चुनाव कर सकती है। अच्छा, ये चुनाव होता कैसे है? इस चुनाव के लिए क्या होता है कि ये पार्टियां जो है वह सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, कुर्सी को हासिल करने के लिए एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करती हैं। और प्रतिद्वंदिता कैसे करती हैं? चुनाव मैदान में उतरकर। इन सभी को इस संसद में जाना होता है, तो उसके लिए चुनाव कराए जाते हैं और चुनाव में या तो कोई एक व्यक्ति की पार्टी जीत जाती, जैसे मैंने बताया आपको कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है, लेकिन चुनाव पूर्व एक गठबंधन हो गया था विभिन्न पार्टियों के साथ, तो वह कहलाया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इस तरह से चुनावों के बाद जो प्रतिद्वंदिता होती है उसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता एक व्यक्ति के पास रहेगी या समूह के पास रहेगी। वर्तमान समय में देश ने समूह के साथ साथ एक व्यक्ति मतलब एक राजनीतिक दल को भी सत्ता सौंपी है, यह आपने देखा। इसके अलावा अगर बड़ी समयावधि पर गौर करें तो सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी के पास स्थायी नहीं रहती। सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा वाले समूहों के पास आती और जाती रहती है। जैसे हम पहले का देखें, पहले सत्ता किसके हाथ में थी?
यूपीए के हाथ में थी। कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसके बाद सत्ता बदल गई। सत्ता बदल के किसके पास आई? फिर सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास। तो इस तरह से पिछली जो सत्ता थी उसकी जगह पर नई सत्ता स्थापित हो गई। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर ये यूपीए भी दिख रहा है आपको और ये एनडीए भी दिख रहा है आपको। मतलब चुनाव पूर्व यदि गठबंधन हो जाता है तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हाँ, एक गठबंधन समूह आया, और अगर गठबंधन नहीं होता है तो व्यक्ति की पार्टी आती है। तो इस तरह से अलग अलग विचारधारा और जाति समूहों वाली, सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ सत्ता आती और जाती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम साफ साफ दिखती है, जैसे कि हमको इस समय दिख रही है। कैसी? एनडीए और यूपीए के रूप में। मतलब वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार है। इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार थी। तो इस तरह से हमको दिखाई देता है कि सत्ता में कई बार दो या दो से अधिक पार्टियां भी मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इस चीज़ को देखा। इसके अलावा लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर, ऐसे कई संगठित लोगों को, ऐसे कई संगठनों को भी अपने हित के लिए सक्रिय होते देखते हैं। तो इसमें होता क्या है? सरकार जो है अलग अलग समितियां बनाती है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वाणिज्य समिति, बीज विकास निगम, गौ सेवा समिति, मजदूर विकास समिति, जन भागीदारी समिति और कर्मचारियों के लिए कर्मचारी कल्याण समिति का भी गठन किया जाता है। और इनमें अलग अलग संगठनों के लोगों को शामिल किया जाता है। जैसे वाणिज्य समिति में व्यापारियों को कर लिया, बीज विकास निगम में किसानों को कर लिया। तो इस तरह से इनकी भागीदारी जब हो जाती है तो ये लोग अपने अपने समूहों के लिए सत्ता में प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके भले के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह से सत्ता में साझेदारी के विभिन्न स्वरूप आप लोगों ने देख लिए जो लोकतांत्रिक सरकारों के माध्यम से होते हैं। सत्ता की साझेदारी के ये जो अलग अलग स्वरूप हैं, इनको आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा कि किस तरह से सबसे पहले हमने देखा कि सत्ता का क्षैतिज वितरण हुआ। मतलब संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को अलग अलग पावर्स दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों को ये पावर नहीं दिए कि कोई भी एक संस्था या कोई भी एक भाग या कोई भी एक अंग अपने आप को सर्वे सर्वा बता सके। इसके बाद ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को हमने देखा, जिसमें केंद्र सरकार होती है, उससे नीचे राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की सरकारें भी काम करती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे समाज के वंचित वर्ग हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं जिनको अधिकार नहीं मिले हैं, उनको विशेष प्रावधानों के द्वारा सत्ता में और प्रशासन में हिस्सेदारी दी गई है। तो इस प्रकार आप लोगों ने सत्ता की साझेदारी अध्याय को बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया और जान लिया। अब अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं रहता है तो इसके प्रश्न उत्तरों को हल कीजिए। मैं इस अध्याय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अगला कंटेंट तैयार करके जल्दी ही आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।